कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग जी, विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार गहलोत जी, राज्यपाल सचिवालय के प्रमुख सचिव श्री सुबीर कुमार जी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रक्षपाल सिंह जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अम्बरीश विद्यार्थी जी तथा विश्वविद्यालय के तथा जिला के प्रशासनिक अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अधिष्ठाता, संकाय सदस्यगण, मेरे विद्यार्थियों, प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, मुझे आज इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण का मैं साक्षी बना हूं। यह हम सभी के लिए गौरव की अनुभूति के क्षण है। संविधान पार्क में स्तंभ बना है, संविधान स्तंभ। वह संविधान स्तंभ पर संविधान की संपूर्ण चीजें निहित हैं। बीच में, स्तंभ के बीच में आप देखेंगे तो प्रियम्बल है, उद्देश्य का। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में जिस प्रकार का पेपर है और उस पर जो उद्देश्य का लिखी हुई है उसी रूप में वो प्रस्तुत है। वो मूल संविधान को प्रतीक के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। स्तंभ के बाएं तरफ मूल अधिकार के बिंदु दिए हुए हैं, दाहिनी तरफ मूल कर्तव्य के बिंदु दिए गए हैं। नीचे की तरफ संविधान के जितने भाग हैं, संविधान के 22 भाग हैं, तो चारों तरफ एक एक भाग में समय की, उस समय किसका विशेष महत्व था, उस समय के महापुरुषों की या उस समय के कुछ सांस्कृतिक बिंदुओं की चित्रकारी की गई है। 22 भाग, और इसलिए एक एक भाग को के चित्रकारी को देखते हुए आप अनुभव करेंगे कि इसमें क्या हुआ होगा। भगवान राम की भी चित्रकारिता है, भगवान कृष्ण की अर्जुन को उपदेश देते ही चित्रकारिता है, अधिकार और कर्तव्य वाले हिस्से में वो स्वरूप है। भगवान बुद्ध का भी है, गुरु गोविंद सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है। पूरे संविधान में जिस ढंग से चित्रकारी की गई वो अभी उससे प्रस्तुत है। मैं चाहूंगा कि इसमें जाकर मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं इसका कि आप जाकर देखें और देख के समझे अच्छा संविधान में पहले भाग में ये है, तो आपको उत्सुकता बढ़ेगी पहले भाग को हमें पढ़ना चाहिए। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कितने हैं, नीति निर्देशक बिंदु कितने हैं, ये भी उसमें वर्णित है। तो संविधान की एक सामान्य जानकारी जो हमारे विद्यार्थी को, जो हमारे जन को चाहिए, उसमें प्रस्तुत किया गया है। जिस संविधान के माध्यम से भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित है, इस संविधान के माध्यम से संचालित है। और इसलिए हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनाने के लिए हमने आग्रह किया था। लोगों ने बनाया है, बना रहे हैं। मैं श्रीमान गर्ग जी को और विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं कि समय सीमा के अंतर्गत संविधान पार्क बनाकर उसका आपने लोकार्पण किया है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की मेरी मंशा धीरे धीरे साकार रूप ले रही है। जब मैं राजस्थान में राज्यपाल बनकर आया था, तभी से मेरी
यह हार्दिक इच्छा थी कि विश्वविद्यालयों में संविधान जागरूकता के लिए कार्य हो। हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें संविधान की गरिमा से प्रत्यक्ष जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ का मूल निहितार्थ भी यही है कि संविधान को सर्वोच्च समझते हुए देश के भावी नागरिक कार्य करें, कि संविधान के उच्च आदर्शों से प्रत्यक्ष जुड़ सके। मैं मानता हूं कि संविधान पाठ यहां पढ़ने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रबोध से जोड़ेगी। इससे युवा देश हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन की निरंतर प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। राजवास बीकानेर में स्थापित होने वाले संविधान पार्क का शिलान्यास 28 अक्टूबर 2020 को किया गया था। सुखद है कि आज 29 अप्रैल 2022 को इसे मूर्त रूप प्रदान कर दिया गया है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैंने आप सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्यों का स्वयं वाचन कर उनकी याद दिलाई। इसके पीछे सोच है ये कि भारतीय संविधान की हमारी जो उदात्त संस्कृति है उससे हम सभी एक साथ समूह में जुड़ सके। लोकतंत्र की हमसे जो अपेक्षा है उन पर खरा उतरने के लिए सदा हम तैयार रहे। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है या उसके लक्ष्य में ही परिलक्षित होता है। इसे इस संविधान में उद्देशिका कहते हैं। यह उद्देशिका संविधान की उद्देशिका का प्रारूप वीके कृष्ण मेनन ने तैयार किया था। इसके बाद में कुछ शब्द और जोड़े गए और उसका अंतिम स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान सभा ने ऐसी लोकतंत्रात्मक संविधान तैयार किया जो पर्याप्त लचीलापन लिए है। माने इसमें सरलता से आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। अन्य देशों में संविधान संशोधन बहुत से स्तरों पर असंभव से है, परंतु हमारे संविधान के बहुत से उपबंधों का संशोधन तो साधारण अधिनियमों द्वारा ही संसद कर सकती है। एक महत्वपूर्ण बात हमारे संविधान की यह और है कि इसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को अपनाना होता है उनकी पवित्रता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 मैंने उद्देशिका में पढ़ा था। 26 नवंबर 1949 को इसको आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा का जो समापन भाषण दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम एक ऐसा संविधान बनाने में सफल हुए हैं जिसके अंतर्गत सारा देश और सारी जनसंख्या आ जाती है। भारतीय संविधान की जब बात की जाती है तो बहुत से स्तरों पर यह भी सुनने को मिलता है कि हमारा संविधान बहुत से देशों से संविधान का अध्ययन कर बनाया गया है। यह बात सही है, संविधान के लिए बहुत अध्ययन किया गया, परंतु इतना ही सत्य यह भी है कि हमारा संविधान अतीत की हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं, जिसका अभी उल्लेख मैंने किया, लोकतांत्रिक परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। सचित्र इसका हर भाग में वर्णन किया गया था, चित्रांकित किया गया है। नंद घोष ने, और आपको प्रसन्नता होगी उस चित्रकारिता में राजस्थान के कृपाल सिंह भी थे जिन्होंने चित्रकारी करके संविधान के 2200 भाग को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं तो बल्कि आज इस अवसर पर आप सबसे ये भी साझा करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की सबसे पहले किसी ने नींव डाली तो भगवान श्री कृष्ण थे। यह बात अचरज की लगेगी पर सच है। कल को हटाकर मुट्ठी में आए राज्य को उन्होंने संघ राज्य बनाया। चाहते तो शक्ति से जीते इस राज्य के वह राजा हो सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी जीत के ऐश्वर्य को स्वेच्छा से संघ राज्य बनाकर बांट दिया। द्वारका देश का इस दृष्टि से पहला गणराज्य और कृष्ण ही वह पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने संघ के आदर्श की पहले स्थापना हमारे यहाँ की। श्री कृष्ण कर्मेण संघ मुख्य थे। याद करें, महाभारत युद्ध में दुर्योधन को श्री कृष्ण ने द्वारका की समूची सेना नहीं दी, बल्कि संघ प्रमुख के रूप में अपनी स्वाधीन सेना उन्होंने दी। द्वारका के एक और राजन्य कृतवर्मा पूरी तरह दुर्योधन के साथ थे। अपनी सेना के साथ वे स्वयं भी दुर्योधन की ओर से लड़े। महाभारत और दूसरे पुराणों में लोकतंत्र की हमारी संस्कृति को गहरे से हम अनुभूत कर सकते हैं। बाद में वैशाली गणतंत्र की बात आती है। इस तरह से आप देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें आरंभ से रही है और हमारा यह जो संविधान बना वह हमारी इसी लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। अभी कुछ समय पहले महर्षि अरविंद को पढ़ रहा है। उन्होंने लिखा है, भारत में अनादिकाल से लोकतंत्र रहा है। भारतीय लोकतंत्र की मूल स्थापनाओं में विश्व भर की आधुनिक शासन प्रणाली निकली है। राम बहादुर राय जी ने अभी पुस्तक लिखी है, जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राम बहादुर राय जी देश के ख्यातनाम विद्वान हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले भारतीय संविधान पर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। यह पुस्तक का नाम है, मैंने उसको पढ़ भी रहा हूं। भारतीय संविधान बनने से पहले कैसी कैसी अड़चनें आई, कैसे संविधान सभा बनी और कैसे वहां बहसें होती, और संविधान का आज का जो स्वरूप है वह कैसे अस्तित्व में आया, इसे समझने में यह पुस्तक बहुत से अनकहे तथ्य हमें बताती है। इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आकाशवाणी के संदर्भ से दिया गया है कि संविधान निर्माण के अंतिम चरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारत भारती सप्ताह मनाया। वह 24 से 31 जुलाई 1949 की बात है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद ने एक सर्वे किया, जिसमें 26 लाख से अधिक नागरिकों का मत जाना गया। प्रश्न थे कि राष्ट्रभाषा क्या हो, संविधान में देश के नाम का उल्लेख क्या हो, राष्ट्रगीत क्या हो और संविधान की भाषा क्या हो। ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया उससे निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो, देश का नाम भारत होना चाहिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए और संविधान हिंदी में लिखा जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष को ज्ञापन के रूप में प्रतिनिधिमंडल ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। बहुत सी ऐसी और भी बातें ही संविधान निर्माण से जुड़ी। संविधान ऐसे ही नहीं बना, इसके लिए बृहद स्तर पर मंथन किया गया है। जन जन की राय लेकर उसे सम्मिलित किया गया। इसलिए हमारा जो संविधान अंतिम रूप में बना वह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की सोच को परिलक्षित करने वाला, हमारी अपनी संस्कृति का आलोक लिए हुए है। इसमें सभी के समान रूप से विकास और कल्याण को ही सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। संविधान समानता के, सामाजिक न्याय के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं किया जा सकता। हमारी को संस्कृति मनोभाव की रही है, माने मनुष्य मनुष्य बनने का अर्थ ये हम जाति पंथ धर्म के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए कार्य करें। संविधान देश का वह कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों को निर्धारित करता है। यही वह कड़ी है जिससे सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना के पीछे मूल मंशा यही रही, इस स्थल के भ्रमण मात्र से ही छात्रों को लोकतांत्रिक आस्थाओं में विश्वास पैदा हो। मैं चाहता हूं संविधान पार्क नागरिकों को प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का सजीव एवं सशक्त माध्यम बने। तो सशक्त माध्यम उसी समय बनेगा जब स्वयं जाकर आप वहां देखेंगे और देखने के साथ ही साथ उसको समझने का भी प्रयास करेंगे और समझने के साथ ही साथ
उसका आचरण और व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे, तभी सशक्त माध्यम बन सकता है, तभी हम सही मायने में कहे जाएंगे भारतीय संविधान के अनुरूप मैं अपने जीवन को संचालित करने का प्रयास कर रहा हूं, तभी कहा जा सकता है। मेरी प्रदेश के सभी कुलपतिगणों से यह अपेक्षा भी है, वे आसपास के स्कूली बच्चों को भी समय समय पर संविधान पार्क का भ्रमण कराने के लिए लाने का प्रयास करें। इससे उनमें राष्ट्र प्रेम की भावनाएं बचपन से ही जागृत हो सकेगी। हमें संविधान में वर्णित कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय का मूल्यांकन विभिन्न कसौटियों पर करते हुए राज्यवास को एक ग्रेड के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए एक्रीडिटेशन किया गया है। इसका वर्णन हमारे गर्भ महोदय ने किया। मैं इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, समस्त अधिकारियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों को बधाई देता हूं और अपेक्षा भी है कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता बरकरार रखते हुए इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करता रहेगा। राजस्थान देश के सर्वाधिक भूभाग वाला राज्य है तथा इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन की आज भी प्रमुख भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधित कार्यों का संचालन तथा इसे आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में जानना सुखद है कि महिला सशक्तिकरण तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 16 जिलों में महिलाओं तथा युवाओं को पशुओं के रखरखाव और आधुनिक चुनौतियों के बारे में जागरूक करने की पहल की गई। यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के तीनों संगठक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राएं लगभग 40% हैं। राज्य में महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। मैं चाहता हूं राज्य में पशुधन की संख्या तथा दुग्ध उत्पादन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आपका यह विश्वविद्यालय नवाचार अपनाते हुए कार्य करे। उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता और उसके समुचित रखरखाव के साथ ही दुग्ध उत्पादन की नई तकनीकों का सहारा लेते हुए कैसे पशुपालक अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी सशक्त हो, इस पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई भी त्वरित की जाए। इससे यहां शिक्षा एवं शोध कार्य को गति मिलेगी। ये सुखद है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमताओं पर विश्वास जताते हुए इस वित्तीय वर्ष में शालाएं स्थापित करने की स्वीकृति की गई है। यह अच्छी बात है। इससे गवर्नमेंट में भ्रूण प्रत्यारोपण विधि द्वारा उच्च स्तर के गोवंश उत्पन्न किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह पशु रोगों के उपचार, पशुपालन के नवीन तरीकों के साथ ही पशु उत्पादों के विपणन के लिए भी अपने विस्तार शिक्षा निदेशालय के तहत पशुपालकों को अधिकाधिक लाभान्वित करें। यह सुखद है कि पशुओं में हो रहे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए औषधीय पौधों के निर्मित औषधियों के प्रयोग पर आपके यहाँ हुए शोध के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इस संबंध में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत आज एक देशी औषध निर्माता कंपनी के साथ इस संबंध में करार महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई देता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार के सफल प्रयास निरंतर वे जारी रखेंगे। आपका यह विश्वविद्यालय पशुपालन के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। संविधान पार्क के इस लोकार्पण आयोजन में आपने मुझे आमंत्रित किया और आप सबों के बीच में मेरा विचार व्यक्त करने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, इसके लिए आपके प्रति अत्यधिक मैं आभार व्यक्त करता हूं।
और आप सब लोगों को फिर से नवाचार के माध्यम से जिस तरह से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए सभी यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के हमारे विद्यार्थीगण और विशेषकर मैं शोधकर्ताओं जो पीएचडी जिन्होंने प्राप्त की, शोधकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिनके शोध के आधार पर अभी मैंने देखा जो पशु चिकित्सा विज्ञान भवन का हमने लोकार्पण किया, उसके अंदर देखा कि उनके शोध के माध्यम से जो चीजें आई हैं उससे हर्बल बन के तैयार हो रही हैं और 3-4 चीजों को उन्होंने कहा कि पेटेंट भी है यहाँ। तो इसके लिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और अधिक से अधिक और नवाचार करें और रोजगार में धन्यवाद।